नमस्कार, इंडिया वॉइस देख रहे हैं यहां पर। मैं हूं आपके साथ शिवम दुबे। इंडिया वॉइस के खास कार्यक्रम खबर दिन भर में आप सबका स्वागत है। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। लोकसभा चुनाव अब अंजाम तक पहुंचने वाला है। मंगलवार को वोटों की गिनती से पहले तैयारी पूरी कर ली गई है। 80 दिन की प्रक्रिया के बाद 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा। 7 चरणों में 543 सीटों पर हुए मतदान के बाद मंगलवार को लोकसभा चुनाव के नतीजे आ रहे हैं। इसके साथ ही यह साफ हो जाएगा कि देश के सिंहासन पर कौन काबिज हो रहा है। एक तरफ एनडीए है तो दूसरी तरफ इंडिया गठबंधन। हालांकि एग्जिट पोल्स ने एक बार फिर मोदी सरकार को वापस आने की बात कही। चुनाव आयोग वोटों की गिनती सुबह 8 बजे से शुरू करेगा। सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती होगी और उसके बाद ईवीएम के वोट गिने जाएंगे। लोकसभा चुनाव के साथ साथ आंध्र प्रदेश और ओडिशा विधानसभा चुनाव के नतीजे भी घोषित होंगे। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कांग्रेस नेता जयराम रमेश के आरोपों का जवाब देते हुए यह कहा कि शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। कांग्रेस नेता ने शनिवार को यह कहा था कि शाह ने 150 कलेक्टरों को धमकाया है। नतीजों से पहले चुनाव आयोग की यह प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever, anywhere in the world, in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. And this is, just to give you some small statistics, this is 1.5 times of the voters of all G7 countries. US, UK, France, Germany, Italy, Japan, Canada, all put together. We are comparing voters, not electors. And it is 2.5 times of the voters of 27 countries in the EU. That has been the incredible power of the voters of India. There are 312 million proud women voters. This is also the highest ever in the world. It is larger than the 2019 elections, both the total and the women voters. So this, we feel, is the moment that we must cherish, we must celebrate, and we want to give them a standing ovation to all our voters by this. I would ask all of you to join and hand. These are all our voters. 58.58% overall turnout and in Valley 51.5. हमने जो आंखों में चमक है, जो भविष्य को लेके चमक है, जो डेमोक्रेसी में पार्टिसिपेशन को लेके चमक थी, जो क्राउड थी, जो भीड़ थी, उसमें हमने उसको देखा है। एंड व्हाट हैज नॉट गॉन इनटू इट। जब हम चुनाव कराने के लिए गए थे मार्च 12-13 में, तो प्रश्न पूछे जा रहे थे हमसे। हर समय प्रश्नों का जवाब देना पड़ता है कि आप साथ साथ क्यों नहीं करा रहे हैं, वो कब कराएंगे। उस समय जवाब दिया था हमने कि कराएंगे, सही समय पे कराएंगे, जरूर कराएंगे और अब कराएंगे। अब इस फाउंडेशन पर बिल्ड करेंगे। वी अंडरस्टैंड दैट पीपल आर रेडी टू डेमोक्रेटिकली डिसाइड देयर फ्यूचर एंड वी सैल्यूट ऑल ऑफ देम। वी चेंज द पॉलिसी फॉर कश्मीरी माइग्रेंट्स so that they can also vote and their voting was also recorded. This is one of the general elections where we haven't seen violence. आपको याद होगा किस तरीके की वायलेंस हम देखते थे। J&K, LWE areas of Jharkhand, Chhattisgarh, Odisha, Maharashtra, Manipur, Tripura, West Bengal. It's not an easy job to do it. It requires 2 years of a strong preparation. And आज आपके सामने में रिपोर्ट करने का यह भी पर्पस था कि ये सारा का सारा एफर्ट कहीं खो ना जाए। आपको एक बार दिखाएं तो कि क्या हुआ है। एब्सोल्युटली दिस टाइम अगर आप राइट साइड में देखते तो सारे टीवी भरे हुए होते थे कि वायलेंस वायलेंस वायलेंस। एक छोटी सी वायलेंस होती थी, पूरे दिन ट्रिगर चलता था। कोई ट्रिगर नहीं चला इस बार। फिर एक माहौल बनाया गया कि देखिए ये मतलब कैसे हो सकता है ऐसा कि लार्ज नंबर में आरओज को इन्फ्लुएंस कर दिया गया है।
कैसे हो सकता है देश में? वो जो मैंने जिनकी फोटोज दिखाई थी आपको, जो काम कर रहे हैं पिछले 3-3 महीने से गर्मी में, कोई पूरी कंट्री के 800, 900, 700, 600, 500 लोगों को इन्फ्लुएंस कर सकता है? कर सकता है तो बताइए किसने किया, हम उसको सजा देंगे। हम उसको सजा देंगे, उसे बताना चाहिए कि किसने किया। काउंटिंग से पहले बताना चाहिए किसने किया, ताकि उन सब डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट्स को या जिसने किया उसको हम सजा दे सकें। ऐसा नहीं हो सकता कि आप कोई अफवाह फैला दें और एक सबको शक के दायरे में ले आए। ऐसा नहीं हो सकता। काउंटिंग बिल्कुल नेक्स्ट। फिर कल मल्टी पार्टी डेलीगेशन में हमसे कुछ डिमांड की गई थी, हम सबको मान ली। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। लोकसभा चुनाव की काउंटिंग से एक दिन पहले सोमवार को इलेक्शन कमीशन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। चुनाव आयोग की टिप्पणियों पर आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह का बयान सामने आया, जिसमें उन्होंने कहा कि चुनाव आयोग समाधान करवाने के लिए बैठा है या कवि सम्मेलन करने के लिए बैठा है। सुनिए उन्होंने क्या कुछ कहा। देखिए, ऐसा है कि कोई व्यंग रचनाकार नहीं है चुनाव आयोग, और वो कोई कवि सम्मेलन का मंच नहीं है। एक गंभीर संस्था है और उसकी एक गंभीर जिम्मेदारी है, तो उनको कुछ प्रश्नों के जवाब देने चाहिए। और उसका अगर कोई समस्या, देखिए आप पूरे देश का चुनाव संपन्न करा रहे हैं, राजनीतिक पार्टियों के प्रति अपनी आपकी जवाबदेही है। आपको तनख्वाह किस बात की मिलती है? एक निष्पक्ष चुनाव कराने की तनख्वाह आपको मिलती है। तो आपसे अगर कोई प्रश्न पूछ रहा है तो आप व्यंग क्यों मार रहे हैं भाई? आप उसका समाधान कीजिए ना। आप वहां समाधान करने बैठे हैं कि कवि सम्मेलन चलाने बैठे हैं? व्यंग कर रहे हैं, हास्य कर रहे हैं, इसके लिए थोड़ी आपकी जिम्मेदारी है। आपकी जिम्मेदारी है कि जब ये आपने खुद से 2009 में नियम बनाए, सबको पत्र लिखे, उन नियमों में बदलाव क्यों किया जा रहा है? हम लोगों को 4% पोस्टल बैलेट है संभवतः इस बार, तो 4% पोस्टल बैलेट की गिनती अंतिम राउंड के ईवीएम की गिनती से पहले घोषित होने चाहिए। बस सिंपल सी बात है। उससे और जो जुड़ी समस्याएं थी उसका समाधान कीजिए। वो भारत के निर्वाचन आयोग है, ठीक है, और जो विदेशी ताकतें कुछ कर रही हैं तो उसकी जवाबदेही मोदी जी की है, तो मोदी जी से पूछें उसके बारे में। एक राजनीतिक पार्टी के नेता की तरह बात नहीं करना चाहिए चुनाव आयोग को। वो किसी राजनीतिक पार्टी के नेता नहीं है। उनकी जिम्मेदारी है चुनाव को निष्पक्ष संपन्न कराना, सिर्फ इतनी जिम्मेदारी है उनकी। हमारा एग्जिट पोल इंडिया गठबंधन का, मैं फिर दोहरा दे रहा हूं, 295 सीटें इंडिया गठबंधन को मिलेंगी, और ये एग्जिट पोल जनता का एग्जिट पोल है, और जो टीवी चैनलों पे दिखाया गया वो मोदी का एग्जिट पोल है। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने अपने दिल्ली दौरे के दूसरे दिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मिलने उनके आवास पर 7 LKM पहुंचे। बताया जा रहा है कि सीएम नीतीश कुमार ने बिहार के मुद्दों के साथ लोकसभा चुनाव रिजल्ट और आगामी सरकार को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और सीएम नीतीश कुमार की इस मुलाकात को काफी अहम माना जा रहा है। बुलेटिन में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। खबरों का सिलसिला जारी है, फौरन लौट रहे हैं। ब्रेक के बाद एक बार फिर आप सबका स्वागत है मेरे साथ। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। आपको बता दें कि समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भारतीय जनता पार्टी पर निशाना साधा, जहां पर अखिलेश यादव ने यह कहा कि बीजेपी सरकार में महंगाई बढ़ी है और इलेक्टोरल बॉन्ड महंगाई के लिए जिम्मेदार है। दोषों के लिए जिम्मेदार है। सामाजिक रूप से भाजपा ने देश में सौहार्द बिगाड़ा, भाईचारा खत्म किया, जाति के खिलाफ जाति, संप्रदाय के खिलाफ संप्रदाय लड़वाया, संविधान द्वारा दिए गए आरक्षण को साजिशन खत्म करने के लिए बेरोजगारों से छल किया, पेपर लीक कराए, देश के लिए आगे बढ़कर लड़ने वालों की बहन बेटियों के लिए जानबूझकर अपने मंत्रियों से अपशब्द कहलवाए,
महिलाओं के प्रति अपराध बढ़ाए, मणिपुर हाथरस महिला पहलवान, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक व आदिवासियों पर अत्याचार और सबसे खराब व्यवहार किए जाने के लिए रिकॉर्ड बना। आर्थिक रूप से इलेक्टोरल बॉन्ड का ऐतिहासिक भ्रष्टाचार किया। इलेक्टोरल बॉन्ड के माध्यम से पैसा कमाने के लिए मुनाफाखोरी को बढ़ावा दिया, जिसने महंगाई को बढ़ाया। अपने फायदे के लिए भाजपा ने जनता पर बेतहाशा महंगाई थोप दी। नोटबंदी से व्यापार कारोबार चौपट कर दिया। भ्रष्ट जीएसटी से छोटे दुकानदार तक को मंदी का शिकार बना दिया। किसानों की जमीन हड़पनी चाहिए, काले कानून लाने चाहे, खाद की बोरी की चोरी की, लाभकारी मूल्य नहीं दिया, 35 सालों की सबसे बड़ी बेरोजगारी में देश को धकेला, महंगाई से गरीब को और गरीब बना दिया, अमीरों के अरबों के लोन माफ किए लेकिन किसानों के ऋण के लिए आत्महत्या के लिए मजबूर किया, ब्याज की दरें घटाकर मध्यम वर्ग की बचत को बेकार कर दिया, बैंकों में तरह तरह के चार्ज और पेनल्टी से लोगों के खाते दीमक की तरह अंदर ही अंदर खा गए, बैंक लॉकरों के नाम पर जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ लिया, नैतिक रूप से चंदे तक का पैसा खा गए, केयर फंड के नाम के आगे पीएम के नाम का इस्तेमाल करके बाद में हिसाब देने से मना कर दिया, अपराधियों को शामिल करने, उनके कृत्यों पर पर्दा डालना, जैसे मणिपुर में अपने संगी साथियों द्वारा बेटी के साथ मानवीय व्यवहार में, बीएचयू छात्र अभद्रता कांड में, खीरी किसान हत्याकांड में, हाथरस की बेटी के बलात्कार हत्या व कानपुर देहात कांड में जहां मां बेटी को झोपड़ी में जिंदा जलाकर मार डाला, ऐसे अनगिनत उदाहरण हैं। शारीरिक रूप से देखें तो भाजपा लोगों के शरीर स्वास्थ्य से भी खिलवाड़ किया, उसके भी दोषी हैं। भाजपा ने बिना जांच परखे जानलेवा वैक्सीन लगवाई, कमीशन खाकर गलत दवाइयों को पास करके लोगों का जीवन खतरे में डाला। इसका सीधा असर जनता की सेहत पर पड़ेगा और आने वाली पीढ़ियों की तंदुरुस्ती पर भी। भाजपा पीढ़ियों पर प्रहार की दोषी भी है। मनोवैज्ञानिक रूप से लोगों के दिल और दिमाग में जानलेवा वैक्सीन लगवाने के बाद बीमार होने पर डर बैठा दिया। महिलाओं के अंदर असुरक्षा का भाव घर कर गया। युवा अनएम्प्लॉयमेंट या अंडर एम्प्लॉयमेंट से डिप्रेशन का शिकार हुआ। राजनीतिक रूप से चंडीगढ़ के मेयर चुनाव में कैमरे के सामने धांधली की, चुनी हुई सरकारें गिराई, खरीद फरोख्त का नकारात्मक सियासत को जायज ठहराया, पारिवारिक रूप से राजनीतिक फायदे के लिए परिवारों को लड़वा दिया, भाई के खिलाफ भाई को। मानसिक रूप से भाजपा ने अपने समर्थकों को हिंसक बनाया। न्यायालय तक में अपने लोग पिछले दरवाजे से सेट किए, न्यायाधीशों से खुलकर एक विचारधारा विशेष के लिए बयान दिलवाए, न्यायाधीशों को राजनीतिक पदों पर लालच देकर कानून तक को अपनी भ्रष्ट सोच से मैला कर दिया। यही काम यूनिवर्सिटी, कॉलेज, स्कूलों में किया। नौकरशाही में लेटरल एंट्री के बहाने यही धांधली की। योजना आयोग खत्म किया। ईडी, सीबीआई, आईटी, इनकम टैक्स को सरकार बनाने, बचाने और चलाने के लिए इस्तेमाल किया। झूठे आंकड़ों से देश और दुनिया को छला, जिससे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को विकासशील देशों की श्रेणी से बाहर करने की बात से देश की शर्मिंदगी झेलनी पड़ी। विदेशों में बैठे भारतीयों को अपमान झेलना पड़ा। दुनिया में डंका बजाने की बात करने वालों का ही ढोल पिट गया। विकास व रोजगार के झूठे आंकड़े देकर ठगा। संवैधानिक रूप से संविधान को पहले कमजोर करने पर बदलकर धीरे धीरे खत्म करने की साजिश ही नहीं, अपने लोगों से शरेआम कहलवाया भी। लोकतांत्रिक रूप से जनतंत्र को मनतंत्र में बदलने का दुस्साहस किया। व्यक्ति को व्यवस्था से बड़ा बनाने और बताने का दुष्प्रचार कर लोकतंत्र की भावना का अपमान किया। चुनाव के नतीजों को कुछ भ्रष्ट मीडिया कर्मी और अधिकारियों की मिलीभगत से बदला भी और आगे भी इस चुनावी घपले को जारी रखने का षड्यंत्र रचा। रुक करेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश के कार्यवाहक पुलिस महानिदेशक यानी डीजीपी प्रशांत कुमार ने कहा कि उनके पास इस बात के सबूत है
कि कुछ लोग 4 जून को लोगों से बड़ी संख्या में मतगणना केंद्रों पर पहुंचने के लिए कह रहे हैं। उन्होंने कहा कि ऐसे लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारी एक्टिवेटेड है। हमारे पास इस तरह के पुख्ता प्रमाण हैं जिससे कहा जा सकता है कि कुछ व्यक्ति वहां भारी संख्या में लोगों के पहुंचने की अपील कर रहे हैं। ऐसे किसी भी चीज से वो लोग विरत रहें, वरना कठोर से कठोर कार्रवाई की जाएगी। शांति व्यवस्था और कानून व्यवस्था बनाए रखने की जिम्मेदारी स्थानीय पुलिस की है और कोई भी व्यक्ति जो कानून व्यवस्था गड़बड़ करने का प्रयास करेगा उससे बहुत सख्ती से निपटा जाएगा और समय आने पे उसका उन व्यक्तियों के नाम भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। पूरी मतगणना को सक्षम संपन्न कराए जाने के लिए एसपी और एडिशनल एसपी की अगर देखें तो 160 व्यक्ति लगे हैं केवल मतगणना के लिए और पुलिस उपाधीक्षक 476, निरीक्षक 2248, उप निरीक्षक 12,883, मुख्य आरक्षी 20,876, आरक्षी 50,697, होमगार्ड 6,149 तथा सीएपीएफ की 145 कंपनी तथा पीएससी की 102 कंपनी का व्यवस्थापन इस दौरान केवल मतगणना के लिए किया गया है। अन्य जो फोर्स है वो पूरे जनपद में शांति व्यवस्था बनाए रखने के लिए उपयोग में लाया जाएगा। तो वहीं सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को दिल्ली जल संकट को लेकर सुनवाई की। कोर्ट ने अपर यमुना रिवर बोर्ड को 5 जून को इमरजेंसी मीटिंग बुलाने के निर्देश दिए हैं। जस्टिस पीके मिश्रा और जस्टिस केवी विश्वनाथन की वेकेशन बेंच ने कहा कि केंद्र, दिल्ली, हरियाणा और हिमाचल प्रदेश की सरकार इसके लिए सहमत है। दरअसल दिल्ली सरकार ने जल संकट पर 31 मई को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी। इसमें हरियाणा, उत्तर प्रदेश और हिमाचल प्रदेश को दिल्ली को 1 महीने तक एक्स्ट्रा पानी छोड़ने का निर्देश देने की मांग की थी। देखिए, सबसे पहले तो मैं माननीय सुप्रीम कोर्ट का धन्यवाद करना चाहूंगी कि उन्होंने दिल्ली में हो रही पानी की समस्या का संज्ञान लिया और उन्होंने एक कंस्ट्रक्टिव सॉल्यूशन उसमें दिया कि एक आपातकालीन बैठक बुलाई जाए अपर यमुना रिवर बोर्ड की। अपर यमुना रिवर बोर्ड में दिल्ली सरकार, हिमाचल प्रदेश की सरकार, हरियाणा सरकार, उत्तर प्रदेश की सरकार, केंद्र सरकार सब एक साथ मिलकर बैठें और समाधान निकालें। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले से ये साबित हो गया है कि जो दिल्ली में पानी की कमी हो रही है वो सिर्फ दिल्ली की तो वहीं उत्तर प्रदेश के दोनों डिप्टी सीएम और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष ने सोमवार को लखनऊ में मुख्य निर्वाचन अधिकारी से मुलाकात की। बीजेपी डेलीगेशन ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपा। डेलीगेशन ने यह कहा कि सभी जगह सुरक्षा व्यवस्था के खास इंतजाम करें, माहौल बिगाड़ने पर तत्काल एक्शन लिया जाए। विपक्ष जान चुका है, जनता ने उन्हें नकार दिया है। हार की खोज में ये लोग माहौल खराब कर सकते हैं। राज्य निर्वाचन आयोग से भेंट करके समाजवादी पार्टी के मुखिया श्री अखिलेश यादव जी के द्वारा जो प्रेस के माध्यम से, जो ट्वीट के माध्यम से मतगणना से पूर्व शांति व्यवस्था भंग करने की, मतगणना स्थलों पर दंगा कराने की धमकी दी गई है, उसको लेकर के भारतीय जनता पार्टी ने अपनी गंभीर चिंता आयोग के समक्ष जाहिर की है। कल चूंकि यह मतगणना का कार्यक्रम है, लोकतंत्र के महापर्व में शांतिपूर्ण चुनाव की सदा से भारतीय जनता पार्टी पक्षधर रही है। समाजवादी पार्टी चाहे 2000 तो वहीं मंगलवार को वोटों की गिनती से पहले पूरी तैयारी कर ली गई है। 80 दिन की प्रक्रिया के बाद 51 पार्टियों के 8,360 उम्मीदवारों की किस्मत का फैसला कल होगा।
जिसके साथ ही इटावा से समाजवादी पार्टी लोकसभा प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे से इंडिया वॉइस के संवाददाता वंदना यादव ने खास बातचीत की है। सुनिए। में लोकतंत्र के सबसे बड़े महापर्व का रिजल्ट आने वाला है। कल लोकसभा चुनाव की मतगणना होनी है। ऐसे में मेरे साथ इस समय मौजूद हैं इटावा लोकसभा से समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे जी। आइए इनसे बातचीत करते हैं, जानते हैं कि कल जो मतगणना होनी है वो किस तरीके से इस चुनाव को देख रहे हैं और क्या कहना है उनका। जी सर। पहले तो मैं बहुत बहुत आपका धन्यवाद करता हूँ, स्वागत करता हूँ। कल 4 जून को मतगणना है और मतगणना में मैं यही कहना चाहता हूँ जो हमारे यहाँ का प्रशासन को मैं पहले तो धन्यवाद देता हूँ यहाँ के प्रशासन को कि उन्होंने 13 मई को जो वोटिंग के दिन उन्होंने अपना लॉ ऑर्डर रखा है, बहुत ही अच्छा रखा। उनको मैं धन्यवाद करता हूँ। कहीं भी कोई झगड़ा फसाद नहीं हुआ और इसी रूम में कल 4 जून को मतगणना के समय भी प्रशासन यहाँ चुस्त दुरुस्त रहे और भाजपा की गुंडई को रोके, क्योंकि आपने देखा होगा भाजपा के जो प्रत्याशी है ये सांसद कार्यकाल में इन्होंने देखा कई अधिकारियों को हड़काते रहे, गाली गलौज करते रहे। लेकिन मैं जनता का सेवक हूँ, मैं जनता का सेवक बन के हमेशा काम करूंगा, क्योंकि मैंने अपना कोई भी ऐसा वक्तव्य नहीं दिया और ना दूंगा। तो प्रशासन से मैं मांग करता हूँ कि वो कल मतगणना के दिन अपनी स्वच्छ छवि जैसी रखी है, इसी तरह से आगे मतगणना है। क्या लग रहा है आपको, किस तरीके की इटावा लोकसभा में जीत देख रहे हैं? मैं तो परम पूज्य बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का अनुयायी हूँ, श्रद्धेय नेताजी का अनुयायी हूँ। यहाँ पर 4 जून को 12 बजे के बाद तस्वीर साबित हो जाएगी और 12 बजे के बाद कम से कम 1 लाख वोट से हम आगे हो जाएंगे। जीतकर अगर आते हैं तो सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या रहेगी इटावा के लोकसभा की जनता के लिए? देखिए यहाँ पर जो गरीब दलित शोषित समाज के लोग हैं उनके लिए मैं काम करूंगा और जो भाजपा ने जो वादे किए थे उन वादों के अनुरूप मैं काम करूंगा। जैसे उन्होंने कहा था अच्छे दिन लाएंगे, हम अच्छे दिन लाएंगे। उन्होंने कहा था हम युवाओं को 2 करोड़ नौकरी देंगे, लेकिन मैं कह रहा हूं 30 लाख जो खाली पद पड़े हुए सबसे पहले उनको भरने का काम करेंगे। जैसा कि हमारे साथ थे समाजवादी पार्टी से इटावा लोकसभा से प्रत्याशी जितेंद्र दोहरे जी, जिन्होंने कई विभिन्न पहलुओं पर और कई अहम मुद्दों पर जिसमें रोजगार और महंगाई और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों पर हमारे साथ खास चर्चा की। इंडिया वॉइस के लिए इटावा से वंदना यादव। तो खबर दिन भर में फिलहाल अभी के लिए बस इतना ही। देश और दुनिया की तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए इंडिया वॉइस। नमस्कार।